हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू नुस्कृत। और इस वीडियो में यार मैं अपना डिस्कशन एक्सटेंड करूंगा दैट वी वर डिस्कसिंग इन द प्रीवियस वीडियो अबाउट नॉर्मलाइजेशंस। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हाउ फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड एट्रीब्यूट क्लोजर वर्क्स एंड हाउ वी कैन एक्चुअली फाइंड द कैंडिडेट कीज आउट ऑफ द सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब नॉर्मलाइजेशंस की तरफ हम जो है मूव करेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन को समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल wherein this table is given. So this table is having multiple attributes. तो first of all let's try to discuss कि what this table is basically refers. तो let's suppose अगर हमारे पास एक सिचुएशन है जिसमें हम एक स्टूडेंट और एक कोर्स का रिलेशन को स्टोर करना चाहते हैं। मतलब कि हम ये स्टोर करना चाह रहे हैं कि कौन से स्टूडेंट के पास कौन सा कोर्स है, ठीक है, विच स्टूडेंट इज हैविंग व्हाट नंबर ऑफ कोर्सेज एंड उसकी चीज़ की डिटेल्स हमारे पास हमें स्टोर करना है। तो इफ़ वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट टेबल्स, नॉर्मलाइजेशंस, एनीथिंग, सो एक सिंपल सा लॉजिक हमारे दिमाग में आएगा कि ठीक है, एक टेबल बना लेते हैं जिसके अंदर स्टूडेंट की आईडी, नेम, एसेज, कोर्स की आईडी, कोर्स का नेम, फीस और इंस्ट्रक्टर, ये सब चीज़ें होंगी एंड वी विल बी स्टोरिंग द इन्फॉर्मेशन। तो लेट सपोज अगर मैं किसी स्टूडेंट S1 की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा हूँ तो मैंने स्टूडेंट का S1 आईडी लिखा, उसका नेम लिखा, देन उसका एज लिखा, देन उसने कौन सा कोर्स लिया, C1 कोर्स लिया, कोर्स का नेम क्या, डेटाबेस, फीस उसकी कितनी है 5000, इंस्ट्रक्टर उसका कोर्स। नाउ लेट सपोज अनदर स्टूडेंट कम्स इन एंड आई विल बी स्टोरिंग इन द सेम वे लाइक आई हैव स्टोर्ड द स्टूडेंट S1। तो S2 आया, उसका नेम भी लेट सपोज A है, उसकी एज भी लेट सपोज 20 है, उसमें भी लेट सपोज कोर्स C1 लिया और डेटाबेस उसके कोर्स का नाम है, फीस उसकी 5000, इंस्ट्रक्टर उसका कोर्स है। नाउ लेट सपोज थर्ड स्टूडेंट कम्स इन, तो स्टूडेंट S3 आया, लेट सपोज उसका नाम B है, उसका एज 21 है, उसने भी कोर्स C1 लिया, डेटाबेस नाम है कोर्स का, फीस उसकी 5000 कोर्स। और सिमिलर पैटर्न में लेट सपोज अब स्टूडेंट S3 कोई दूसरा कोर्स ऑप्ट करता है, तो स्टूडेंट S3 का नाम B, एज उसकी 21, उसने कोर्स C2 लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द कोर्स नेम, 6000 इज द फीस एंड द इंस्ट्रक्टर इज गैल्विन। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। तो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होंगी वो पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से ना इस टेबल से मैं दो बेसिकली इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को फाइंड आउट करेंगे, जिसका नाम है पहला तो रिडंडेंसी, और रिडंडेंसी से हम नॉर्मलाइजेशन पढ़ेंगे एंड देन नॉर्मलाइजेशन से हम डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे। तो वो चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो अभी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर कोई कोर्स को इंसर्ट करना चाहूँ, अगर भाई यार एक बात बताओ, कोर्स तो इंडिपेंडेंट है ना स्टूडेंट से। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर कोई स्टूडेंट होगा उस कोर्स को लेने वाला तो ही हम उसको यूनिवर्सिटी के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। कोर्स तो इंडिपेंडेंट है ना। अगर यूनिवर्सिटी का मन है कि इस कोर्स नंबर लेट सपोज C3 को, C4 को लेट सपोज लॉन्च करना है, तो इंस्टेड इफ दे आर नॉट हैविंग एनी स्टूडेंट्स ऑल्सो, वो तब भी उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम जो है, यहाँ पे प्रॉब्लम है एक इंसर्शन की, कि प्रॉब्लम ये है कि इस टेबल के अंदर अगर मुझे कोई कोर्स को इंट्रोड्यूस करना है तो मुझे उस कोर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए इन स्टूडेंट्स के पैरामीटर्स में, इन स्टूडेंट्स वाले कॉलम्स में भी कुछ ना कुछ फिल करना पड़ेगा। अब इफ आई डोंट हैव एनी स्टूडेंट देन आई विल हैव टू इंसर्ट नल वैल्यूज। तो लेट सपोज चलो इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा कोर्स नंबर C4 को इंसर्ट करते हैं, ठीक है, उसका नाम लेट सपोज DS है और लेट सपोज उसकी फीस लेट सपोज 4000 है एंड लेट सपोज उसका मे बी इंस्ट्रक्टर लेट सपोज चलो मैं ही हूँ, ठीक है। अब दिस कोर्स इज एक्चुअली फोर्सिंग मी टू टू एंटर दीज स्टूडेंट्स वैल्यूज ऑल्सो। अब इफ आई डोंट हैव एनी स्टूडेंट तो व्हाट आई विल एंटर नल, आई विल एंटर नल वैल्यूज। यार ऑब्वियसली अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं नल वैल्यूज को एंटर करूंगा, है ना। बट आप प्रॉब्लम समझो कि व्हेन आई एम इंसर्टिंग एनी इंडिपेंडेंट वैल्यू, इंडिपेंडेंट मींस इंडिपेंडेंट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, इफ आई एम इंसर्टिंग सम कोर्स विच इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ स्टूडेंट्स देन इट इज दिस सिनेरियो इज फोर्सिंग मी टू इंट्रोड्यूस सम स्टूडेंट वैल्यूज ऑल्सो, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है इंसर्शन एनोमली, इंसर्शन एनोमली, ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप कि एक इंडिपेंडेंट डेटा को इंसर्ट करने के लिए मुझे फोर्स किया जा रहा है कि मैं दूसरे इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन भी इंसर्ट करूं। दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम समझते हैं। सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि लेट सपोज इफ किसी स्टूडेंट ने कोई कांड वांड कर दिया कॉलेज के अंदर, ठीक है, किसी स्टूडेंट ने कोई कांड कर दिया कॉलेज के अंदर या स्कूल के अंदर वट, ठीक है। अब उस स्टूडेंट को आपको करना रेस्टिगेट, ठीक है, समझना ध्यान से। मैंने कहा स्टूडेंट S2 ही है जिसने कोई कांड कर दिया और मुझे उसको डिलीट करना है, या फिर एक काम करो स्टूडेंट S1 एंड S2 ने दोनों ने मिलकर के कोई कांड कर दिया कॉलेज के अंदर, ठीक है।
तो यहाँ पे अब प्रॉब्लम देखो क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं स्टूडेंट S1 रेस्ट को डिलीट करता हूँ ना, तो दिस इज एक्चुअली डिलीटिंग द कोर्स C1 ऑल्सो। मतलब ये मेरे को फोर्स कर रहा है कि मैं इस कंप्लीट रो को डिलीट करूं। ठीक है, चलो यहाँ पे तो एक बार को कोर्स C1 बच जाएगा क्योंकि वो S3 के साथ एसोसिएटेड है। लेकिन चलो समझो अगर लेट सपोज स्टूडेंट S3 कोई कांड किया होता, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ता, मुझे इस स्टूडेंट S3 वाली पूरी डिटेल्स को डिलीट करना पड़ता। तो मुझे इस वाली रो को भी डिलीट करना होता, इस वाली रो को भी डिलीट करना पड़ता और इस वाली रो को भी डिलीट करना पड़ता। अब व्हेन आई डिलीट दीज 3 रोज, तो देखो अल्टीमेटली कोर्स C2 और कोर्स 3 की डिटेल्स भी डिलीट हो जा रही है। दैट इज द अनदर प्रॉब्लम विच इज डिलीशन एनोमलीज। ठीक है, डिलीशन एनोमली। तो बेसिकली अगेन द प्रॉब्लम इज कि इफ आई एम ट्राइंग टू डिलीट सम इंडिपेंडेंट डेटा, लेट सपोज अगर मुझे किसी सिर्फ स्टूडेंट S3 को ही डिलीट करना है, तो इट इज फोर्सिंग मी टू डिलीट अदर इंडिपेंडेंट डेटा ऑल्सो, विच इज नॉट द राइट थिंग। ठीक है, क्योंकि सेम टेबल के अंदर हम कोर्स और स्टूडेंट्स की रिलेशन को वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं। तो अगर मैं स्टूडेंट S3 को डिलीट करता हूं तो दिस इज फोर्सिंग मी टू डिलीट कोर्स नंबर C2 ऑल्सो। ठीक है, चलो ग्रेट। अब और समझते हैं इसके आगे। तो दूसरी प्रॉब्लम हमने क्या देखी, डिलीशन एनोमलीज। ठीक है, अब थर्ड चीज समझने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज मुझे स्टूडेंट S3 की एज में एक इंक्रीमेंट करना है। गलती से जब उसके एडमिशन के टाइम पे उसकी एज 21 एंटर हो गई थी, तो उसको 22 करानी है। तो देखो सेम स्टूडेंट की एज को अगर तुम्हें इंक्रीमेंट करना है तो यू विल हैव टू मेक चेंजेस एट 3 प्लेसेस, 3 डिफरेंट प्लेसेस। तो तुम क्या करोगे, तुम एक क्वेरी रन करोगे कि जहां जहां पे स्टूडेंट की SID 3 है, S3 है, वहां पे उसकी एज में एक इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, अब बिकॉज इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन को आपने एक जगह से मतलब एक जगह ना स्टोर करके मल्टीपल जगह पे स्टोर कर रखा है, तो अगेन दिस इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम कि आप स्टूडेंट S3 की आईडी पे यहाँ पे जाकर के यहाँ पे भी इसको 22 करोगे, यहाँ पे भी 22 करोगे और यहाँ पे भी 22 करोगे। बट आप खुद से सोचो, इज दिस अ राइट आइडिया? नहीं, ये बिल्कुल भी राइट आइडिया नहीं है। आपको सिर्फ एक ही जगह पे स्टोर करनी चाहिए कि स्टूडेंट S3 की जाओ और S3 के पास इसके एज जो है इंक्रीमेंट कर दो। सपोज करो कि कोई अगर ऐसा कोई क्वेरी रन होता है जहां पे S3 अगर स्टार्ट होता है, क्वेरी रन कर रहे हो, यहाँ पे तो चेंजेस हो गए, यहाँ पे भी चेंजेस हो गए, बट यहाँ पे चेंजेस नहीं हुए गलती से, मतलब किसी रीजन की वजह से, या तो सिस्टम फेलियर हो गया, कुछ भी फेलियर हो गया, और इन दो रोज में चेंजेस हो गए, बट S3 वाली रो में चेंजेस नहीं हुए, वहां पे एज उसकी अभी भी 21 रह गई। तो ये मेरे को क्या करेगा, ये एक अपडेशन एनोमली क्रिएट करेगा। मतलब अपडेट की वजह से एक प्रॉब्लम आ गई है डेटाबेस के अंदर, ये वो प्रॉब्लम है। तो थर्ड कौन सा हो गया आपके पास, अपडेशन एनोमली। ठीक है, कि अपडेशन की वजह से कोई प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो ये 3 प्रॉब्लम्स है। अब समझो प्रॉब्लम्स क्या है। प्रॉब्लम है रिडंडेंसी की, मतलब इतनी सारी है जो एनोमलीज आ रही है, किस वजह से आ रही है, एनोमलीज जो आ रही है ये रिडंडेंसी की वजह से आ रही है। रिडंडेंसी मतलब ये होता है रिडंडेंसी कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू स्टोर द सेम डेटा अगेन एंड अगेन, उसको कहते हैं रिडंडेंसी। जैसे कि यहां पे एक कोर्स C1 की डिटेल्स को आपने मल्टीपल जगह पे स्टोर करा रखा है, दिस इज रिडंडेंसी। क्या जरूरत है कोर्स C1 को डेटाबेस और उसकी 5000 को फीस को रिपीट करने की। मतलब वी शुड हैव समथिंग कि जहां पे हम स्टूडेंट का डेटा अलग से स्टोर कर रहे हो, कोर्सेज का डेटा अलग से स्टोर कर रहे हो और फिर एक अलग टेबल बना करके कि कौन से स्टूडेंट के पास कौन सा कोर्स है वो स्टोर कर रहे हो। ठीक है, तो वो हमारे पास रिडंडेंसी बचा लेगा। ठीक है, तो रिडंडेंसी की डेफिनेशन क्या हुई, रिडंडेंसी की डेफिनेशन हुई कि व्हेन वी ट्राई टू स्टोर मोर देन 2 इंडिपेंडेंट रिलेशंस इनटू अ सिंगल रिलेशन। देखो ये एक इंडिपेंडेंट रिलेशन है, दिस इज अ इंडिपेंडेंट रिलेशन, और ये एक अलग में इंडिपेंडेंट रिलेशन है। इन 2 इंडिपेंडेंट रिलेशंस को हम एक ही टेबल के अंदर स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज व्हाई वी आर फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स, डिलीशन, इंसर्शन एंड अपडेशन एनोमलीज। ठीक है, तो समझते आगे बढ़ते हैं इसमें। तो व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन? तो नॉर्मलाइजेशन जो है वो इस जो हमने प्रॉब्लम्स देखी, डिलीशन एनोमलीज, अपडेशन एनोमलीज एंड इंसर्शन एनोमलीज, या रिडंडेंसी की जो प्रॉब्लम हमने देखी, वो रिडंडेंसी को रिड्यूस करने के कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। वो पढ़ेंगे कि क्या होता है नॉर्मलाइजेशन एंड हाउ डू वी डू दिस, तो वो पढ़ेंगे। तो रिडंडेंसी क्या है, रिडंडेंसी की डेफिनेशन क्या होगी कि व्हेन 2 और मोर इंडिपेंडेंट रिलेशंस, ठीक है, आर स्टोर्ड इनटू अ सिंगल रिलेशन, तो रिडंडेंसी इंट्रोड्यूस हो जाती है। कौन सी रिडंडेंसी, दिस इज रिडंडेंसी कि सेम स्टूडेंट का डेटा वी आर ट्राइंग टू रिपीट इट मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, दिस इज रिडंडेंसी। फाइन,
चलो ग्रेट, अब आगे बढ़ते हैं. तो हाउ डू वी रिमूव दिस रिडंडेंसी इन दिस पर्टिकुलर केस? तो देखो कैसे रिमूव करते हैं. तो डिकम्पोजिशन इज द थर्ड कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू डील विद. ठीक है, तो व्हाट इज डिकम्पोजिशन? डिकम्पोजिशन इज नथिंग बट स्प्लिटिंग द रिलेशन आर इनटू टू और मोर सब रिलेशंस टू रिड्यूस दी और टू एलिमिनेट द रिडंडेंसी और डेटाबेस मैनेजमेंट, मतलब DB anomalies. This is not DB, this is DB anomalies, right? चलो अब लेट सपोज देखो, अगर मुझे अब इस रिलेशन के अंदर डेटा स्टोर करना हो तो मैं क्या करूंगा? स्टूडेंट S1, स्टूडेंट S2, स्टूडेंट S3. मान लो स्टूडेंट S1 का A नाम है, इसका लेट सपोज A है, इसका नाम लेट सपोज B है, इसकी एज लेट सपोज 20 है, इसकी 19 है, इसकी लेट सपोज 21 है. अब सिमिलरली कोर्स का भी डेटा मैं अलग से स्टोर कराऊंगा. कोर्स C1, कोर्स C2, कोर्स C3. कोर्स C1 का लेट सपोज DBMS इज द नेम. ठीक है, कोर्स C2 इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड दिस इज लेट सपोज एल्गो. ठीक है, नाउ इसकी फीस लेट सपोज 5000, लेट सपोज इसकी फीस इज 6000 एंड इसकी फीस लेट सपोज 6000. और इंस्ट्रक्टर लेट सपोज इसका कोर्थ, इसका इंस्ट्रक्टर लेट सपोज गैल्विन. ठीक है, एंड इसका लेट सपोज कोरमैन. तो ये मैंने स्टोर करा लिया. अब अगर तुम्हें रिलेशन R1 देखो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रिलेशन है, रिलेशन R2 इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रिलेशन. अब तुम स्टोर करना चाहते हो कि किस स्टूडेंट के पास कौन सा कोर्स है, तो वो तुम यहां पे स्टोर कराओ कि S1 इज हैविंग C1, S1 इज हैविंग C2, S2 इज हैविंग C3, S2 इज हैविंग लेट सपोज S2 इज हैविंग C2. तो इस तरीके से तुम स्टोर कर सकते हो. अब अगर तुम्हें कोई नया कोर्स इंट्रोड्यूस करना है ना, तो वो इस टेबल के अंदर आ जाएगा. कोर्स नंबर C4 है ना, कोर्स नेम में भी DS, इसकी फीस लेट सपोज 4000 एंड लेट सपोज इसका इंस्ट्रक्टर मैं हूं. तो देर इज नो प्रॉब्लम. तो दिस इज नाउ कंप्लीटली इंडिपेंडेंट थिंग, राइट? ये एक पूरा इंडिपेंडेंट बन चुका है अब. फाइन. सिमिलरली इफ यू वांट टू स्टोर सम स्टूडेंट ऑल्सो, या डिलीट करना चाहते हो किसी स्टूडेंट को, या किसी स्टूडेंट को अपडेट करना चाहते हो, तो जस्ट गेट इन टू दिस टेबल. स्टूडेंट S, उसकी एज इंक्रीमेंट कर दो, जहां पे स्टूडेंट की ID 3 है, मान लो 24 कर दो उसकी एज. तो नाउ सिंपल स्टेप है, एक ही जगह पे अपडेट होगा. तो नाउ देर इज नो एनोमली. और अगर मैं इस इंडिपेंडेंट रिलेशन की बात करूं, तो इस इंडिपेंडेंट रिलेशन की कैंडिडेट की कौन होगी? स्टूडेंट ID. इस पर्टिकुलर रिलेशन की कैंडिडेट की कौन होगी? आपकी कोर्स ID, मतलब दिस इज दी कैंडिडेट की, ये है आपकी इसकी कैंडिडेट की कोर्स ID. एंड अगर मैं इस टेबल की बात करूं रिलेशन की, जो कि एक इनका मर्जिंग रिलेशन है ना, ये बेसिकली दिस इज द रिलेशन. ये एक्चुअल में रिलेशन इंट्रोड्यूस कर रहा है आपके रिलेशन R1 एंड रिलेशन R2 के बीच में. ठीक है, तो ये इसकी कैंडिडेट की कौन होगी? SID एंड CID. क्योंकि आप देखो SID अलोन कैन नॉट बी दी कैंडिडेट की, क्योंकि एक जगह S1 के लिए C1 है और यहाँ पे S1 के लिए C2 है. सिमिलरली यहाँ पे S2 के लिए C3 है, यहाँ पे S2 के लिए C2 है. ठीक है, और यहाँ पे भी देखो तुम, यहाँ पे C2 के लिए S1 है और यहाँ पे C2 के लिए S2 है. तो SID कैन नॉट अलोन बी द कैंडिडेट की एंड CID अलोन कैन नॉट बी द कैंडिडेट की फॉर दिस रिलेशन R3. तो क्या कौन होगा? इनका कॉम्बिनेशन. S1 C1 अब कहीं पे रिपीट नहीं होगा, S1 C2 कहीं पे रिपीट नहीं होगा. तो दिस इज गोइंग टू बी दी कंबाइंड कैंडिडेट की. तो मैंने पढ़ाया था कंपाउंड कैंडिडेट की, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड कैंडिडेट की. तो तीन चीजें हैं यार, तीन नहीं बल्कि दो ही चीजें पढ़ने वाले हैं हम. नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, एंड सेकंड वन इज डिकम्पोजिशन. तो ये दो चीजें हमें पढ़नी है. ठीक है, तो नाउ लेट्स गेट इनटू दिस नॉर्मलाइजेशन थिंग. तो नॉर्मलाइजेशन को पढ़ने के लिए सबसे पहला होता है नॉर्मल फॉर्म. ठीक है, व्हाट इज दिस नॉर्मल फॉर्म? यार देखो, एक चीज समझने की कोशिश करेंगे. ये जो डिकम्पोजिशन हुआ, ये अभी हमने अपनी नॉलेज के हिसाब से इसको ब्रेक कर दिया कि ठीक है स्टूडेंट और कोर्स हमें दो रिलेशन दिख रहे हैं, तो इनको अलग अलग स्टोर कर लेते हैं. ये एक हिट एंड ट्रायल बेसिस था जो हमने किया, हिट एंड ट्रायल बेसिस था. लेकिन देर कैन बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड डेटा बेसिस ऑल्सो, जहां पे सिर्फ हिट एंड ट्रायल काम नहीं करेगा, राइट? वहां पे हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके डिकम्पोजिशन करना पड़ेगा. ठीक है, तो वो डिकम्पोजिशन किस हद तक हम करेंगे, उसके लिए होता है नॉर्मलाइजेशन. ठीक है, तो पहले नॉर्मलाइजेशंस में पढ़ेंगे. वो डिफरेंट फॉर्म्स होती है कि इस फॉर्म में हमें इस डेटाबेस को डिकम्पोज करना है, हमें इस हद तक इस डेटाबेस को डिकम्पोज करना है. तो वो हद कैलकुलेट करने के लिए वी हैव सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, वी हैव डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म्स. ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशंस के अंदर पहली जो होती है वो नॉर्मल फॉर्म होती है. ठीक है, अब बहुत आसान चीज़ है, डोंट वरी, मैं सब समझाऊंगा. बहुत आसान चीज़ है. देखो, ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जिसको हम 1NF भी बोलते हैं, ये बाय डिफॉल्ट नॉर्मल फॉर्म होती है, मतलब डिफॉल्ट नॉर्मल फॉर्म होती है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की. तो जितने भी इस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो रिलेशंस बनेंगे, रिलेशंस मतलब टेबल्स बनेंगी, उस टेबल की बाय डिफॉल्ट नॉर्मल फॉर्म होती है 1NF. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, कि अगर कोई भी टेबल है, इट इज मैंडेटरी फॉर दैट टेबल टू बी प्रेजेंट इन इट्स फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. ये बाय डिफॉल्ट नॉर्मल फॉर्म है. अब देखो कहती क्या है
कि लेट सपोज अगर कोई रिलेशन है एम्प्लॉय नाम का और उसमें आप एम्प्लॉय की आईडी, उसका नेम और उसके फ़ोन नंबर्स को स्टोर करते हो, तो कैसे स्टोर है मतलब समझने की कोशिश करना कि लेट सपोज एम्प्लॉय का नाम है ईवन, उसका मतलब एम्प्लॉय की आईडी ईवन है, उसका नाम लेट सपोज ए है और उसके 2 फ़ोन नंबर्स है। मैं फ़ोन नंबर्स ऑब्वियसली नंबर्स होंगे बट मैं P1 P2 करके लिख रहा हूँ, अज्यूम कर लो, आप समझ जाओ मतलब अपने आप ही कि मान लो यहाँ पे कोई 10 डिजिट का नंबर लिखा है और दूसरा एक फ़ोन नंबर है उसका, वो भी 10 डिजिट का है। तो बट वी हैव स्टोर्ड दीज टू फोन नंबर्स जस्ट बाय कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ठीक है, सिमिलरली एक एम्प्लॉय E2 है, उसका एम्प्लॉय नेम B है और उसका भी फोन नंबर लेट सपोज P3 P4 है, तो ये 2 अलग अलग फोन नंबर्स हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहता है कि ये अलाउड नहीं है, कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट अलाउड नहीं है, कि टेबल के अंदर अगर कोई ऐसा कॉलम है जिसके अंदर आप मल्टी वैल्यूज स्टोर कर रहे हो तो ये अलाउड नहीं है। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग डेटाबेस डिजाइन। ठीक है, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहती है कि अ रिलेशन आर इज सेट टू बी इन इट्स फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ एंड ओनली इफ देयर इज नो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट इज प्रेजेंट इन आर। तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर टेबल को इसकी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो मुझे इन मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कॉलम्स को रिमूव करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे कि एम्प्लॉय E1 जिसका नाम ए है उसका फोन नंबर क्या है P1, अगेन एम्प्लॉय E1 जिसका नाम ए है उसका फोन नंबर क्या है P2। नाउ अगेन एम्प्लॉय नंबर E2 जिसका नाम B है उसका फोन नंबर क्या है P3, अगेन एम्प्लॉय नंबर E2 जिसका नाम B है उसका फोन नंबर क्या है P4, एंड फाइनली एम्प्लॉय नंबर E3 जिसका नाम लेट सपोज A है उसका फोन नंबर क्या है P5। तो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव ब्रोकन दिस मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट इनटू अ सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। ठीक है, तो दिस इज नाउ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हुई इसकी। ठीक है, तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है। गॉट इट। तो ये डेटाबेस जो था, ये डेटाबेस जो रिलेशन था, ये रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं था और इसको मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट में कन्वर्ट करके आई हैव कन्वर्टेड दिस टेबल इनटू इट्स फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ये कहती है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो अगर आपको कोई भी डेटाबेस, कोई भी टेबल अगर दिखती है जिसमें कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट है जिसके अंदर मल्टी वैल्यूज स्टोर्ड है तो वो अलाउड नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज नॉट इन इट्स फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, उसको हमें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग। ठीक है, ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, दैट्स इट। नाउ लेट्स गेट इनटू दिस सेकंड नॉर्मल फॉर्म। तो पहले चल एक क्वेश्चन कर लेते, देखो। तो इसमें बोल रहा है कि कंसिडर अ गिवन टेबल, हाउ मेनी टपल्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोर द गिवन डेटा इन RDBMS टेबल। अब देखो RDBMS टेबल में मिनिमम बोल रहा है, वो मिनिमम मतलब मेंशन नहीं है बट आपको अज्यूम करना है कि अगर मुझे इस टेबल को RDBMS में स्टोर करना हो तो मिनिमम हाउ मेनी नंबर ऑफ टपल्स विल बी रिक्वायर्ड। टपल्स मतलब रोज, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 1 के लिए ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, B एंड C जो है आपको दिखाई दे रहे हैं वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स है। तो B के अंदर भी आप किसी रो में देखो मल्टी वैल्यूज एट्रीब्यूट स्टोर्ड है, बट दिस इज नॉट अलाउड इन RDBMS। तो मुझे कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ऐसे कुछ करना पड़ेगा ना। मान लो A B C ये 3 कॉलम्स हो गए, तो पहले मुझे 1 लिखना पड़ेगा। 1 के लिए यहाँ पे A वैल्यू आई, देन उसके लिए 4 आएगा, देन 1, देन A, देन उसके लिए 2 आएगा। तो मैंने पहले A के साथ दोनों कॉम्बिनेशन बनाए 4 और 2। ठीक है, नाउ अब फिर से 1 आएगा, उसके B वाली वैल्यू के लिए 4 आएगा और फिर से 1 आएगा, उसकी B वाली वैल्यू के लिए 2 आएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली तुमने क्या किया कि जितने भी इसके मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स थे तुमने उसको ब्रेक किया इसकी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। तो कैसे पता ये 4 कॉलम्स क्यों आए, क्योंकि 2 यहां पे थे और 2 यहां पे थे, तो 2 इंटू 2 4, इसलिए 4 रोज बनी। ठीक है, अब यहां पे कितनी रोज बनेगी, देखो यहां पे 2 है और यहां पे 1 है, तो यहां पे सिर्फ 2 ही रोज बनेंगी इस पर्टिकुलर डेटा को स्टोर करने के लिए। कैसे, 2C6, 2D एंड 6, 2D एंड 6, तो 2 ही रोज बनेंगी। सिमिलरली इसके लिए कितनी बनेगी 6, इसके लिए कितनी बनेगी 6 रोज, इसके लिए कितनी बनेगी ओनली 1 रो। तो टोटल कितने हो जाएंगे 6 6 12, 12 एंड 6 18 एंड 1 19, तो 19 टपल्स विल बी दी आंसर। तो इसका आंसर जो होगा वो 19 होगा, 19 टपल्स। तो इस रिलेशन को मुझे इसकी RDBMS टेबल में स्टोर करने के लिए ये मैंडेटरी है कि ये रिलेशन उसकी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना जरूरी है, और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इन सारे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट्स दी ओनली वे। गॉट इट। तो 19 इसका आंसर होगा। नाउ लेट्स गेट इनटू दिस सेकंड नॉर्मल फॉर्म। अब देखो समझना बहुत आसान है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म कहती है कि एक रिलेशन R
अपनी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा इफ देर इज नो पार्शियल डिपेंडेंसी इन रिलेशन आर। ठीक है, कि अगर कोई रिलेशन सेकंड एनएफ में है तो उसकी कोई पार्शियल डिपेंडेंसी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पार्शियल डिपेंडेंसी, पहले इसको समझते हैं। देखो मैंने आपको सिखाया था कि हमारे पास एक फंक्शनल डिपेंडेंसीज का सेट होता है कुछ इस तरीके से कि ए से बी है, देन लेट सपोज ए बी से सी है, देन डी से ई है, ऐसे कुछ कॉलम सिखाया था लास्ट वीडियो में। तो ये सब होती है फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो इन सब फंक्शनल डिपेंडेंसीज में से कोई एक पार्शियल डिपेंडेंसी हमें ढूंढनी होती है। ठीक है, समझते हैं अभी, डोंट वरी, आराम से समझते हैं उसको। पहले पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब समझते हैं। देखो समझना, मान लो कोई एक्स वैल्यू है और ये एक्स कैंडिडेट की है रिलेशन की, ये एक्स कैंडिडेट की है रिलेशन की। अब ये एक्स ए बी भी हो सकता है कि ए बी जो है वो कैंडिडेट की हो गई किसी रिलेशन की। मैंने सिखाया था लास्ट टाइम पे, ए बी कंबाइंड होकर के कैंडिडेट की है किसी रिलेशन आर की, मान लो, अज्यूम कर लो। ठीक है, अच्छा अब देखो, अगर किसी रिलेशन के अंदर मान लो 4 एट्रीब्यूट्स है, ए बी सी डी एंड जेड, मान लो ये 5 एट्रीब्यूट्स है, समझना ध्यान से, किसी रिलेशन के अंदर ये 5 एट्रीब्यूट्स है, ए बी सी डी एंड जेड, और मैं कह रहा हूं कि ए बी जो है वो कैंडिडेट की है, तो यार ए बी तो डेफिनेटली जेड को फाइंड आउट करेगा ही ना, चाहे वो कोई भी एट्रीब्यूट हो। अगर कोई किसी रिलेशन की कैंडिडेट की है तो इसका मतलब क्या है कि वो हर एक एट्रीब्यूट को फाइंड आउट कर सकता है। ए बी सी को भी आइडेंटिफाई करेगा, मतलब ए बी से सी भी लिखना ये भी कंप्लीटली फाइन है, ए बी से डी भी लिखना कंप्लीटली फाइन है, एंड ए बी से जेड भी लिखना कंप्लीटली फाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये है एक चीज। तो अब यहां पे समझो कि मान लो ए बी एक कैंडिडेट की है इस रिलेशन की, ए बी एक कैंडिडेट की है, और ये जो z वाला जो एट्रीब्यूट है ये कैसा एट्रीब्यूट है, जो कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट का होता है जो कैंडिडेट की का पार्ट नहीं होता। अब तुम सोच रहे होंगे कि यार सर सी डी भी तो फिर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हुआ। अज्यूम कर लो कि सी और डी अलग से कैंडिडेट की है, ठीक है, या फिर बी और सी मिलकर के कैंडिडेट की बना सकते हैं, बट हम सिर्फ एक ही कैंडिडेट की से भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर कोई एक्स कैंडिडेट की है किसी रिलेशन की आर की, तो डेफिनेटली जो ये एक्स होगा ना, ये जो x होगा, ये x एट्रीब्यूट, ये z को तो फाइंड आउट करेगा। ठीक है, क्योंकि z कोई एट्रीब्यूट है और x कैंडिडेट की है, तो डेफिनेटली x तो z को आइडेंटिफाई कर सकता है। लेकिन अब इस x का, मान लो अगर ये x है, ए बी इज द कैंडिडेट की, अब अगर इस x का कोई प्रॉपर सबसेट y, अगर ये भी इस z को आइडेंटिफाई कर ले, तो इसको कहते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। कहने का मतलब कि ए बी कंप्लीटली जेड को आइडेंटिफाई कर रहा था, लेकिन अगर तुम ए बी का कोई प्रॉपर सबसेट लेते हो, मान लो बी, और बी भी अगर जेड को फाइंड आउट करे, तो इसको कहते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। समझ गए? ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए बी एक कैंडिडेट की है, कैंडिडेट की इज फाइंडिंग दिस एट्रीब्यूट, लेट सपोज जेड, किसी एट्रीब्यूट को फाइंड आउट कर रहा है, लेकिन तुमने कैलकुलेट किया कि यार अगर मैं सिर्फ ए बी पूरा ना लेकर के ए बी का कोई प्रॉपर सबसेट लूं, मान लो बी लिया, और बी भी जेड को फाइंड आउट करता है, तो दैट मींस इस तरह की डिपेंडेंसी को हम क्या बोलेंगे? पार्शियल डिपेंडेंसी। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि दिस जेड शुड बी अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है, तो अगर तुम्हें इस तरह की कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी दिखती है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? वो पार्शियल डिपेंडेंसी होगा। और अगर तुम्हें पार्शियल डिपेंडेंसी दिखती है, तो उस पॉइंट इन टाइम पे वो रिलेशन उसकी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, पार्शियल डिपेंडेंसी अगर नहीं है तभी कोई रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा। बहुत कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा, बट डोंट वरी, मैं एग्जांपल्स कराऊंगा तो सब समझ में आएगा। ठीक है, बस आप ध्यान रखना डेफिनेशन कि पार्शियल डिपेंडेंसी किसको कहते हैं। कोई कैंडिडेट की एक्स है, वो किसी जेड एट्रीब्यूट को फाइंड आउट करती है, तो इस एक्स का प्रॉपर सबसेट, जो कि लेट सपोज कोई वाई है, अगर वो प्रॉपर सबसेट है मतलब उस कैंडिडेट की का, और ये एक्स से मतलब वाई से जेड वाली भी तुम्हें मिल जाए डिपेंडेंसी, उसको कहते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। ठीक है, तो अगर मैं एक बार यहाँ पे सम अप करके लिखूँ इसको, तो सिचुएशन ये थी कि x जो है कैंडिडेट की, वो z को फाइंड आउट कर रही है, बट एक y जो कि प्रॉपर सबसेट है x का, ठीक है, तो ये y भी z को फाइंड आउट करे, तो ये जो है ये हुई पार्शियल डिपेंडेंसी। दिस इज पार्शियल डिपेंडेंसी। ठीक है, चलो मैं समझाऊंगा इसको एग्जाम्पल के थ्रू, डोंट वरी। तो जल्दी से पहले एक बार थर्ड नॉर्मल फॉर्म समझ लेते हैं, एंड देन BCNF समझते हैं। अब देखो थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है कि रिलेशनल स्कीमा R अपनी 3NF में तब होगा अगर कोई भी नॉन ट्रिवियल एफडी x एरो y रिलेशन के अंदर या तो x सुपर की हो और y मस्ट बी अ प्राइम एट्रीब्यूट। मैं बताता हूँ, डोंट वरी। आपको जो एफडी का सेट होता है, मान लो a से b है, ठीक है,
देन ए से सी गिवन होता है, इस तरीके से मान लो डी से ई गिवन है, ऐसे कुछ गिवन होता है फंक्शनल डिपेंडेंसीज का सेट, यस और नो। तो हमें बस ये चेक करना है कि हम हर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी को उठाएंगे और हम चेक करेंगे। मान लो ये मैंने उठाया तो मैं चेक करूंगा कि या तो ए सुपर की हो या फिर जो बी है वो प्राइम एट्रीब्यूट हो। बस अगर ऐसा है, अगर सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज के साथ ये चीज बैठ रही है तो दैट मीन्स वो 3NF के अंदर है, और अगर एक के साथ भी फेल हुआ तो वो 3NF में नहीं है। मतलब अगर मान लो यहाँ पे ए सुपर की मिला तो अच्छी बात है, मतलब ये फंक्शनल डिपेंडेंसी तो 3NF को सेटिस्फाई कर रही है। इसको भी देखो, इसके अंदर भी सेम चीज़ होनी चाहिए कि ए सुपर की होनी चाहिए, जो कि है, मान लो मैंने अज्यूम कर लिया कि ए सुपर की है, मतलब ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मतलब ये फंक्शनल डिपेंडेंसी भी इस 3NF को सेटिस्फाई कर रही है। अब तीसरी वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी देखो, अब तीसरी वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी में या तो डी सुपर की होना चाहिए या फिर ई जो है वो प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। मान लो दोनों ही फेल हो गए, ना ही तो डी सुपर की है और ना ही ई प्राइम एट्रीब्यूट है, दोनों ही फेल हो गए, तो दैट मीन्स इन दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसीज ने तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म को सेटिस्फाई किया, बट इस थर्ड वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी ने थर्ड नॉर्मल फॉर्म को सेटिस्फाई नहीं किया। तो दैट मीन्स ये एफडीज जिस रिलेशन की है वो रिलेशन 3NF में नहीं है। मतलब हर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी को ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि x मस्ट बी अ सुपर की एंड y मस्ट बी अ प्राइम एट्रीब्यूट। अब तुम्हें सुपर की भी पता है कैसे निकालते हैं और तुम्हें प्राइम एट्रीब्यूट भी पता है कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अगर ये दोनों चीजें तुम्हें पता है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बाकी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। और सेम चीज देखो, जैसे 3NF हमने पढ़ा, ऐसे BCNF पढ़ो। BCNF के अंदर कंडीशन ये है कि वहां पे x मस्ट बी अ सुपर की। मतलब अगर मुझे इसी फंक्शनल डिपेंडेंसी को चेक करना होता कि क्या ये फंक्शनल डिपेंडेंसी BCNF में है, तो मैं क्या करता, हर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी को उठाता, मैं हर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी को उठाता और चेक करता कि क्या ए सुपर की है, हाँ सुपर की है, मतलब ये फंक्शनल डिपेंडेंसी BCNF को सेटिस्फाई कर रही है। नेक्स्ट उठाता ए से सी, मान लो ए सुपर की है, ठीक है, अगर ए सुपर की है मतलब ये भी BCNF को सेटिस्फाई कर रही है। अब मैं इसको उठाता DE, क्या डी सुपर की है, नहीं, डी तो सुपर की नहीं है, तो मतलब BCNF इज नॉट वर्किंग, ठीक है। एक दूसरी चीज मैं जो आपको बताना चाहूंगा कि मतलब यही था, नॉर्मल फॉर्म्स यही है, बस मैं नोट्स आपको दे दूंगा, बस आपको ना अभी के लिए रूल्स याद रखो कि कोई रिलेशन 3NF में कब होगा, रट लो रूल्स, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो रट लो, मैं एग्जाम्पल के थ्रू जब समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा फंडा क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो पहले मतलब सारी ही नॉर्मल फॉर्म्स के रूल्स आप रट लो कि कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी 3NF में कब होगी, कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी BCNF में कब होगी, ये सब चीजें आप रट लो अच्छे से, ठीक है। अब एक चीज समझने की कोशिश करते हैं, अगर कोई रिलेशन BCNF में है तो वो BCNF वाला रिलेशन 3NF में होगा, 3NF में होगा 100%। मतलब जो सारे रिलेशन 3NF में है वो जरूरी नहीं कि BCNF में भी हो, बट जो रिलेशन BCNF में है वो 3NF में होगा, दिस इज फॉर श्योर। और जो रिलेशन 3NF में है वो रिलेशन 2NF में पक्का होगा। मतलब कि जो सारे रिलेशन 2NF में है वो जरूरी नहीं कि 3NF में हो, बट जो 3NF में है वो 2NF में भी पक्का होगा। एंड फाइनली अगेन 1NF, कि जो सारे रिलेशंस, जो सारे के सारे रिलेशंस 1F में है, मतलब जो सारे रिलेशंस 2NF में है वो 1NF में भी होंगे। मतलब कि जो सारे रिलेशंस 1F में है जरूरी नहीं कि वो 2NF में हो। तो ये एक ग्राफ है, मतलब ये एक सिंपल सा इसका वेन डायग्राम है, ये आप समझ सकते हो, ठीक है। तो मतलब हायर नॉर्मल फॉर्म में अगर कोई रिलेशन है तो वो अपनी नॉर्मल स्मॉलर लोअर नॉर्मल फॉर्म्स को भी सेटिस्फाई करेगा 100%, ठीक है। खैर ये सब चीज़ें आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, अभी एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस क्वेश्चन से आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो मान लो कोई रिलेशन है R, ठीक है, और ये रिलेशन के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स है A, B, C, D एंड E, ठीक है, ये कुछ एट्रीब्यूट्स है और ये कुछ इसका ना कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज का सेट गिवन है, फंक्शनल डिपेंडेंसीज का सेट गिवन है। और वो फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट क्या गया है, ABD आइडेंटिफाई करता है C को, और लेट सपोज BC आइडेंटिफाई करता है D को, और लेट सपोज CD आइडेंटिफाई करता है E को। ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज का सेट है। तो मैंने फंक्शनल डिपेंडेंसी से आपको क्या निकालना सिखाया, कैंडिडेट की। तो पहले कैंडिडेट की निकालते हैं, इसकी कैंडिडेट की कौन कौन होगी। देखो कैंडिडेट के लिए मैंने आपको एट्रीब्यूट क्लोजर निकालना सिखाया था। तो सबसे पहले एक चीज देखते हैं हम कि डिटर्मिनेंट और डिटरमाइनर। डिटर्मिनेंट कौन है, ABD, BC, CD, और डिटरमाइनर कौन है, C, D एंड E। कौन सा एट्रीब्यूट डिटरमाइनर साइड नहीं है, कौन सा एट्रीब्यूट डिटरमाइनर साइड नहीं है, A एंड B नहीं है। इसका मतलब A एंड B तो डेफिनेटली कैंडिडेट की का पार्ट होंगे। तो जो कैंडिडेट की का पार्ट है पहले उसी को देख लेते हैं।
ठीक है, उसी का एट्रीब्यूट क्लोजर निकाल लो। अगर मैं ए बी का एट्रीब्यूट क्लोजर निकालता हूँ तो ए बी से ए बी आ जाएगा, बट क्या कोई और आ पाएगा? कुछ और नहीं आ पाएगा, कुछ और नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स अब ए बी के साथ तुम्हें कुछ और इंक्लूड करके देखो। तो मैंने कहा ए बी के साथ डी को इंक्लूड करके देखते हैं, इसका एट्रीब्यूट क्लोजर निकालो। तो ए से ए आ गया, बी आ गया, डी आ गया। अगर ए बी डी पता है तो सी आ जाएगा, और अगर बी सी पता है तो अच्छा, और सी डी पता है तो ई आ जाएगा। मतलब ए बी डी एक ऐसा मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है जो कि आपको सारे एट्रीब्यूट्स को कैलकुलेट करके दे रहा है। मतलब ए बी डी एक अलग कैंडिडेट की होगी। तो कैंडिडेट की कौन कौन होगी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए बी डी। ए बी डी एक अलग कैंडिडेट की है, लेकिन अभी और भी हो सकती है। देखो, जो डी एट्रीब्यूट तुमने इसके यहाँ पे लिखा है, ये एक प्राइम एट्रीब्यूट है, और ये प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइनर साइड भी है। तो किससे रिप्लेस कर सकते हो? सी से। मतलब अगर तुम ए बी सी निकालते हो तो ए बी सी से भी तुम क्या निकालोगे? देखो, ए बी और सी तो आ ही गया, और अगर तुम्हें बी सी पता है तो तुम डी निकाल लोगे, और अगर तुम्हें सी डी पता है तो तुम ई निकाल लोगे। मतलब एक और कैंडिडेट की है, कौन सी? ए बी सी। तो ये दो इसकी कैंडिडेट की हो गई, और इसके अलावा और कोई इसकी कैंडिडेट की नहीं होगी। तो आई होप यू हैव गॉट दिस, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो, तो ये दो इसकी कैंडिडेट्स की है। अब सबसे पहले समझो, सबसे पहले हम बी सी एन एफ के लिए कैलकुलेट करेंगे, बी सी एन एफ के लिए। तो पहला है बी सी एन एफ। बी सी एन एफ, बी सी एन एफ की क्या कंडीशन है कि हर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी को देखो और चेक करो कि क्या जो एक्स एरो वाई जो है, क्या उसमें एक्स सुपर की है, एक्स उसमें सुपर की है। तो देखते हैं, चलो बी सी एन एफ के अंदर पहले वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी देखते हैं। यहाँ पे बी सी एन एफ लिखेंगे, यहाँ पे 3NF लिखेंगे, और यहाँ पे हम 2NF लिखेंगे, और यहाँ पे हम 1NF लिखेंगे। ठीक है, तो ये एक टेबल टाइप हो जाएगा। ठीक है, ये एक टेबल टाइप हो जाएगा। तीनों फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए चेक करेंगे, अगर तीनों फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक करेंगे तो ही वो रिलेशन उस पर्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म में होगा। ठीक है, समझते हैं इसको। क्या ए बी डी सुपर की है? अगर कोई कैंडिडेट की है तो सुपर की भी होगी। मतलब बी सी एन एफ इज सेटिस्फाइड विद दिस पर्टिकुलर फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब बी सी एरो डी को देखो, क्या बी सी सुपर की है? यार सुपर की के लिए कैंडिडेट की तो होना ही होना चाहिए। अब अगर इसके साथ ए एसोसिएटेड नहीं है, इसका मतलब है कैंडिडेट की तो है ही नहीं, तो सुपर की तो क्या ही होगा यार। कोई भी सुपर की से पहले वो कैंडिडेट की होना चाहिए। ठीक है, तो सुपर की ये नहीं है। अब अगर एक भी फंक्शनल डिपेंडेंसी ने फेलियर है, अगर एक भी फंक्शनल डिपेंडेंसी फेल हो गई इसको BCNF के लिए, मतलब हम आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब ये रिलेशन आर BCNF में नहीं है। क्वेश्चन ये है बेसिकली कि हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म बताओ इस रिलेशन की। क्वेश्चन ये है कि ये रिलेशन किस हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म में, हमें ये चेक करना है। तो रूल्स क्या थे BCNF के लिए कि हर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्स एरो वाई, एक्स मस्ट बी अ सुपर की, जो कि नहीं है। पहले में देखा, पहले में था बट दूसरे में नहीं है। अब 3NF की ओर चलते हैं। 3NF में क्या कहता है कि आइदर एक्स मस्ट बी अ सुपर की और वाई मस्ट बी अ प्राइम एट्रीब्यूट, और कंडीशन क्या तो एस एक्स सुपर की होना चाहिए या फिर वाई प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। ये दो कंडीशन में जो भी सेटिस्फाई करेगा तो वो फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारी 3NF को सेटिस्फाई करेगी। तो पहले केस में तो सुपर की है ही, हमने देख लिया कैंडिडेट की है। अगर कोई कैंडिडेट की है तो सुपर की भी है, मतलब 3NF के लिए पहली फंक्शनल डिपेंडेंसी सेटिस्फाई कर रही है। दूसरा देखते हैं। अब दूसरा देखो, BC एरो डी, क्या BC सुपर की है? नहीं, BC सुपर की नहीं है, अभी प्रीवियस वाले में देखा था। पर क्या D प्राइम एट्रीब्यूट है? यस, D इज द पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की, और जो एट्रीब्यूट कैंडिडेट की का पार्ट होता है वो प्राइम एट्रीब्यूट होता है। मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रही है 3NF के लिए ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब तीसरी वाली को देखते हैं, CD एरो E, क्या CD सुपर की है? नहीं, बिना A के तो कोई सुपर की बन ही नहीं सकता। बिना ए के तो कैंडिडेट की नहीं बनेगा, तो सुपर की तो क्या ही बनेगा। ठीक है, तो सुपर की तो नहीं है। पर क्या ई प्राइम एट्रीब्यूट है? नहीं। हमने देखा कि हमने दो ही कैंडिडेट कीज फाइंड आउट करी है, और उन दोनों कैंडिडेट कीज में ई कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है। ई जो है वो कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है। इसका मतलब ई एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। इसका मतलब दोनों ही कंडीशन फेल हो रही है, ना ही तो CD आपका सुपर की है और ना ही ई आपका प्राइम एट्रीब्यूट है। मतलब 3NF को ये वाली थर्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी इज नॉट सेटिस्फाइंग, जिसकी वजह से ये रिलेशन 3NF में भी नहीं है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं कि BCNF भी नहीं है, 3NF भी नहीं है। अब 2NF को चेक करते हैं। ठीक है, तो 2NF की कंडीशन क्या है कि देयर शुड बी नो पार्शियल डिपेंडेंसी। देयर शुड बी नो पार्शियल डिपेंडेंसी। अब पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है समझते हैं, कि जो कैंडिडेट की थी आपकी x, मैंने x को कैंडिडेट की बोला था, तो ये दो अलग अलग x हैं आपके पास। इन x का प्रॉपर सबसेट, तो A B D का प्रॉपर सबसेट क्या हो सकता है? A हो सकता है, B हो सकता है, D हो सकता है, AB हो सकता है, AD हो सकता है, और कुछ हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है कि यस BD भी हो सकता है। और एक कैंडिडेट की हमारे पास ABC भी है, तो इसके हिसाब से क्या होगा? C होगा। एक इसके हिसाब से BC बन जाएगा, एक इसके हिसाब से AC बन जाएगा, और क्या बन सकता है? AC BC बन गया बस, आई थिंक। और A भी हमने यहाँ पे कंसिडर कर ही लिया है। तो ये सारे हमारे पास प्रॉपर सबसेट है।
ये हमारे पास सारे के सारे प्रॉपर सबसेट हैं। अब कैसे करेंगे, तो एट्रीब्यूट क्लोजर निकालो। ए प्लस का अगर मैं एट्रीब्यूट क्लोजर निकालूंगा तो मुझे को सिर्फ ए मिलेगा। अगर मैं ए का सिर्फ एट्रीब्यूट क्लोजर निकालूंगा तो मेरे को सिर्फ ए मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं बी का एट्रीब्यूट क्लोजर निकालूंगा तो मेरे को सिर्फ बी मिलेगा। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं डी का एट्रीब्यूट क्लोजर निकालूंगा तो मेरे को सिर्फ डी मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं ए बी का एट्रीब्यूट क्लोजर निकालूंगा तो मेरे को सिर्फ ए और बी मिलेगा। अगर मैं ए डी का एट्रीब्यूट क्लोजर निकालूंगा तो मेरे को सिर्फ ए और डी मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं बी डी का एट्रीब्यूट क्लोजर निकालूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, बी और डी मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। पर चलो इतनी बात क्लियर है। अब और देखते हैं, अब इसके भी निकाल लेते हैं। चलो सी का एट्रीब्यूट क्लोजर निकालने पे आपको सिर्फ सी मिलेगा, बी सी का एट्रीब्यूट क्लोजर निकालने पे आपको सिर्फ बी सी और डी मिल जाएगा, और सी डी से आपको ई मिल जाएगा। ठीक है, और ए सी का एट्रीब्यूट क्लोजर निकालने पे आपको ए और सी मिलेगा, बस दैट्स इट, इतना मिलेगा। तो ये हो गई आपकी सारे प्रॉपर सबसेट। अब देखो क्या होता था पार्शियल डिपेंडेंसी के केस में, पार्शियल डिपेंडेंसी की प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस एक्स अगर फाइंड आउट करता है किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को, तो वो हमें चेक करना था। अभी देखो इस ए को देखो, ये ए का एट्रीब्यूट क्लोजर ए आ रहा था, सिर्फ ए प्राइम एट्रीब्यूट है, नॉन प्राइम नहीं है। बी प्राइम एट्रीब्यूट है, पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की। डी भी प्राइम एट्रीब्यूट है, ए बी इज द प्राइम एट्रीब्यूट, ए डी इज द प्राइम एट्रीब्यूट, बी एंड डी इज ऑल्सो प्राइम एट्रीब्यूट। क्यों? क्योंकि ये सब प्राइम एट्रीब्यूट्स है, कैंडिडेट की का पार्ट है। हमें ढूंढना है कि पार्शियल डिपेंडेंसी मतलब कि प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस एक्स, प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस एक्स अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को फाइंड आउट करता है, तो यहां पे देखो, ये देखो, ये बी सी क्या है, ये बी सी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस ए बी सी। ए बी सी का प्रॉपर सबसेट है ना बी सी, है कि नहीं? और ये कैलकुलेट करता है ई को, ये फाइंड आउट करता है ई को। देखो यहाँ पे ई तुम्हें दिखाई दे रहा हुआ, और ई क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, मतलब कि पार्शियल डिपेंडेंसी है, पार्शियल डिपेंडेंसी है। ठीक है, समझ में आ गया ये बात? देखो कुछ नहीं करना, सिंपली आपकी जो कैंडिडेट की है उसके सारे के सारे प्रॉपर सबसेट लो और प्रॉपर सबसेट का एट्रीब्यूट क्लोजर निकाल दो। अगर एट्रीब्यूट क्लोजर निकालते हुए राइट साइड में अगर आपको एक ऐसा एट्रीब्यूट मिलता है जो कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, इसका मतलब पार्शियल डिपेंडेंसी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 2NF भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पार्शियल डिपेंडेंसी है। पार्शियल डिपेंडेंसी कौन सी थी कि इस x का जो प्रॉपर सबसेट है BC, उस BC E को फाइंड आउट करता है, और E क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी हो गई, तो मतलब ये भी नहीं है। अब 4NF देखते हैं, एंड आई थिंक ये तो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल फॉर्म है। ठीक है, ये तो नॉर्मल फॉर्म बाय डिफॉल्ट हो गई, तो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल फॉर्म तो होगी सक्सेस है। ये तो हो गई क्योंकि रिलेशन दी गिवन है ना, और अगर रिलेशन है तो बाय डिफॉल्ट वो 4NF में 1NF में हो गई होगा। ठीक है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इस रिलेशन की, ये जो गिवन है, इस रिलेशन की जो हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म है वो क्या हुई, वो आपकी बेसिकली क्या हुई, 1NF हुई, 1NF। ठीक है, तो ऐसे ही करके आप और भी क्वेश्चंस को करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उसका मेरे को आप बताना कि वो उसकी हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है। थोड़ा सा दिमाग, मतलब इस क्वेश्चन को रिपीट मोड में आप देखना, एक दो बार देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ। ठीक, तो लेट्स सपोज कोई रिलेशन है R, और वो रिलेशन के 4 एट्रीब्यूट्स है A, B, C एंड D। ठीक है, और ये 4 एट्रीब्यूट्स है, और इसमें एक फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट आपको गिवन है। फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट है A B से C, और लेट्स सपोज B C से D। इसमें आपको बताना है कि कौन सी इसकी हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म है। या मैं एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को सोल्व करा देता हूँ, आपको दूसरा एक दे दूंगा सो दैट कि आपको और क्लियर हो जाए। तो पहले कैंडिडेट की पार्ट कैलकुलेट कर लो। कैंडिडेट की क्या होगी, देखो A B से C आ रहा है, और A B से C मिलेगा तो B C में मिल जाएगा, B C से D आ जाएगा, तो मतलब A B इसकी कैंडिडेट की है। ठीक है, A B इसकी कैंडिडेट की है फॉर श्योर। और कुछ हो सकता है इसका, B C इसका कैंडिडेट की हो सकता है क्या, B C से चलो D आ जाएगा, बट नहीं, और कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ A B इज द कैंडिडेट की, सिर्फ ए बी ही इसका एक कैंडिडेट की है इसके अंदर। तो सबसे पहले क्या करना है, BCNF के लिए चेक करते हैं। BCNF में कहता है कि हर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी देखो और उसमें x मस्ट बी सुपर की, x मस्ट बी सुपर की। तो अगर तुम BCNF के लिए ध्यान से देखोगे तो ए बी एरो सी के अंदर जो ए बी वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ये ए बी सुपर की है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई करता है, एक्स एरो वाई में x सुपर की है। दूसरी वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी देखो BC, क्या BC सुपर की है, नहीं, BC सिर्फ BC को फाइंड आउट करेगा, D को फाइंड आउट करेगा, A को फाइंड आउट नहीं करेगा, तो ये फेल कर रही है, इसका मतलब रिलेशन BCNF में नहीं है। नाउ लेट्स चेक फॉर 3NF। 3NF के लिए क्या कहता है कि 3NF के लिए x एरो y में x मस्ट बी सुपर की और y मस्ट बी प्राइम एट्रीब्यूट। तो क्या ऐसा सीन है, यस ये तो है, ऑब्वियसली AB इज अ सुपर की,
तो दूसरे वाले को हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा, ये दूसरी फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक करो, इसमें या तो बी सी सुपर की होना चाहिए, या तो इसमें बी सी सुपर की होना चाहिए, या फिर डी मस्ट बी अ प्राइम एट्रीब्यूट। बट देखो ध्यान से, क्या डी बी सी से तो सुपर की है ही नहीं, अगर होता तो पुराना ही केस ट्रू हो जाता, ठीक है। और अगर बी सी सुपर की नहीं है तो क्या डी प्राइम एट्रीब्यूट है? प्राइम एट्रीब्यूट डी तब होगा जब वो इस कैंडिडेट की का पार्ट होगा, जो कि नहीं है, तो ये भी नहीं है। अब 2NF को चेक करते हैं। 2NF में पार्शियल डिपेंडेंसी चेक करनी होती है। देखो कैंडिडेट की कौन है? ए बी का प्रॉपर सबसेट कौन होगा? ए एंड बी, इन दोनों का एट्रीब्यूट क्लोजर निकाल लो। एट्रीब्यूट क्लोजर निकाला, ए से क्या क्या जाएगा? सिर्फ ए मिलेगा, कुछ और मिल सकता है? नहीं। बी से क्या मिलेगा? सिर्फ बी मिलेगा। मतलब ए अपने आप को ए को फाइंड आउट करता है, बी अपने आप को बी को फाइंड आउट करता है। क्या कोई ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसी है कि प्रॉपर सबसेट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को फाइंड आउट कर रहा हो? है ही नहीं। ए इज जस्ट फाइंडिंग इटसेल्फ, बी इज जस्ट फाइंडिंग इटसेल्फ, तो ए किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को फाइंड आउट नहीं कर रहा है, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को फाइंड आउट नहीं कर रहा है। इसका मतलब 2NF इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। 2NF हमें अलग अलग फंक्शनल डिपेंडेंसीज के लिए चेक नहीं करना होता। 2NF के लिए क्या देखना होता है कि प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की अगर किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई करता है तो मतलब रिलेशन के अंदर कोई पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो देयर इज नो पार्शियल डिपेंडेंसी, इसका मतलब 2NF में ये रिलेशन है। और अगर 2NF में है तो 1NF चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर कोई रिलेशन 2NF में है तो वो 1NF में होगा 100%, ठीक है। तो 2NF आपका रिलेशन हो जाएगा। तो इसकी हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म होगी 2NF। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, वो आप घर पे ट्राई करना, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक रिलेशन है ए बी सी डी, 4 एट्रीब्यूट्स है इसके अंदर, और फंक्शनल डिपेंडेंसीज आपको गिवन है ए बी से सी, सी से ए और ए सी से डी, ठीक है। ये आप बताओ, मतलब इसमें ये आपको बताना है कि किस में होगा, ठीक है। इसकी हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म दो, हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म सबके लिए चेक करना है और आंसर अपना कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा कि किस में है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करता हूं और नेक्स्ट वीडियो में, अब वी आर फाइनली क्लोज टू आवर क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको डिकम्पोजिशन समझाऊंगा शुरू के 5 मिनट में, और डिकम्पोजिशन समझ के सीधा उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। डिकम्पोजिशन सिर्फ 5 से 7 मिनट का टॉपिक है, उसको पढ़ा करके आपको सीधा क्वेश्चन पे लेकर के जाऊंगा। यहीं पे मैं इस वीडियो को रैप अप करता हूँ। आई होप काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। प्रैक्टिस करो, नोट्स आपको अटैच कर दूंगा, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू, बाय बाय फॉर नाउ।